हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BRJ फार्मास्यूटिक्स एंड मेडिसिन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है? फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ओके, ये जो चैप्टर होने वाला है ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। इसमें फिजिक्स भी आएगा, थोड़ी गणित भी आएगी, मैथ्स भी आएगा। लेकिन आप हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। इस चैप्टर का मैंने इसी तरीके के नोट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका PDF। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। मेरे हिसाब से इस चैप्टर के 3 लेक्चर बनेंगे, 1, 2 एंड 3। ये फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ आएगा वो पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। उन दोनों का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग मैनोमीटर्स पढ़ेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर को नापने के लिए यूज़ होता है। फिर हम लोग मैनोमीटर्स के टाइप पढ़ेंगे तीनों, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इंक्लाइन मैनोमीटर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? फ्लूइड की। हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की। तो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। हालांकि इनके अलावा भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा स्टेट हो गए। लेकिन हम लोग बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं बेसिक लेवल पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लिक्विड्स की एंड गैस के बारे में। जनरली हमारा ये परसेप्शन होता है, लोगों का ये परसेप्शन होता है कि फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड, पर ऐसा नहीं है। फ्लूइड का डेफिनेशन क्या होता है? वो स्टेट ऑफ मैटर जो कि फ्लो कर सके, जिसमें बहने की क्षमता हो, उसको हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। तो लिक्विड में जैसे कि पानी है, पानी तो बह सकता है, वो तो फ्लूइड है ही हमारा। लेकिन साथ ही साथ आप इस पर भी गौर करिए कि जो हमारा गैस होता है, जो हमारा हवा है, वो भी तो बह सकता है। इसका मतलब गैस और लिक्विड दोनों ही हमारा फ्लूइड्स में आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ लिक्विड्स एंड गैस। ओके, अब बात आती है कि सॉलिड को हम लोग बहा नहीं सकते, वो बह नहीं सकता, लेकिन लिक्विड और गैस बह सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि खिंचाव और पकड़न जो होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो उन दोनों को आपस में मूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन वही लिक्विड्स की बात करेंगे तो उनके में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा क्या काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस में और बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं, अगर हम लोग देखते हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक 2D स्ट्रक्चर है हमारा लिक्विड का। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ लिक्विड्स की। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस भी है। ये सपोज करिए फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। तो होता क्या है लिक्विड्स में कि ये जो लेयर्स हैं लिक्विड्स के, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग फिनोमिनन की वजह से ये लिक्विड फ्लो कर पाता है। इस लिक्विड को अगर मैं यहाँ से धक्का दूंगा तो क्या होगा कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पर धक्का दे रहा हूँ, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स वहीं रह जाएंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स आगे चले जाएंगे, और ये हमारा फ्लोइंग मोशन हो जाएगा लिक्विड का। इस वजह से हमारा लिक्विड जो है फ्लो कर पाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि फ्लूइड्स के अंदर दोनों चीज़ें आते हैं, हमारा लिक्विड्स और गैसेस दोनों। अब हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ये हम लोग क्यों जान रहे हैं? हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं जिनमें फ्लूइड्स की बात होती है, जैसे कि क्रीम्स हो गए, वो भी एक सेमी सॉलिड है, उसमें भी लिक्विड होता है, सिरप्स हो गए, एलिक्सिर्स हो गए, इनमें ये सब लिक्विड्स हैं सारे। तो होता क्या है, इनको बनाते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिक्विड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरत होती है।
कि बहुत सारे बैचेस होते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, इस कंटेनर से मुझे इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है लिक्विड को। तो इस ट्रांसफ़र में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड ट्रांसफ़र हो रहा है, रेट क्या है ट्रांसफ़र होने का, ठीक है। इन सब को जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, और कहाँ ज़रूरत पड़ सकता है कि अलग अलग लिक्विड्स का विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन अलग अलग होता है। पानी थोड़ा पतला होता है, तेल काफ़ी गाढ़ा होता है, उससे भी गाढ़ा सीधा होता है। तो अगर मुझे इस एक पाइप के अंदर इस पाइप में मुझे पानी को मूव कराना है तो काफ़ी इजी तरीके से मूव हो जाएगा। हमें बहुत चौड़े पाइप की ज़रूरत नहीं होगी, पतले पाइप में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर इस पानी के जगह हम लोग ऑयल लेते हैं, ऑयल होता है गाढ़ा, ठीक है, सरसों का तेल ले लिए, मस्टर्ड ऑयल काफ़ी गाढ़ा होता है, तो उसको मूव कराने के लिए वो पतले पाइप में नहीं जाएगा, पतले पाइप में बहुत धीरे धीरे जाएगा। अगर कैपिलरी पाइप है तो बहुत धीरे जाएगा। तो हमें इस पाइप के डायमीटर को बढ़ाना पड़ेगा, इस पाइप के डायमीटर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें कितने डायमीटर का पाइप लेना है, पतला लेना है कि मोटा लेना है, ये गाढ़ेपन पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे। तो इस वजह से भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ओके, और कहाँ ज़रूरत पड़ सकता है सोचिए। अगर हम लोग बात करते हैं क्रीम्स की, लोशंस की, उनको हम लोग वाइड माउथ कंटेनर में रखते हैं। अब सपोज़ करिए मेरी फैक्ट्री ने आज वो क्रीम बना दिया, और लेकिन कंज्यूमर ने उसको 1 साल बाद यूज़ कर रहे हैं। जो कंज्यूमर है वो 1 साल बाद यूज़ कर रहा है, तो 1 साल तक वो क्रीम सही रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं उस क्रीम के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ ना जाए, सेडिमेंट ना हो जाए। इन सब को समझने के लिए हम फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की पढ़ाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। एक बात और ऐड करूँगा इसमें कि फ्लूइड्स को फ्लो करवाने के लिए, मूव कराने के लिए हमें मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है, पंप्स की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट हमारे घर में भी पंप्स लगे होते हैं जो कि पानी को सरकारी नल से हमारी टंकी के छत के टॉप तक टंकी में पहुंचा पाए। तो ये पंप का भी एक पावर होता है, अलग अलग रेंज के पावर के पंप होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन विच प्रोडक्ट वी हैव टू ट्रांसफर, द पंप विल बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। सो अब हम लोग चैप्टर में और अच्छे से एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही है। फ्लूइड मैकेनिक्स, आप नोट्स की चिंता मत करिएगा, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप प्रिंट आउट करा के ईजिली पढ़ सकते हैं। नोट्स बेस्ट क्वालिटी के हैं, उसमें सब कुछ कवर किया गया है बहुत सिंपल तरीके से, A to Z, सारे डेरिवेशंस से लेकर जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो आप साथ में एक रेफरेंस के साथ आप साथ में पढ़ सकते हैं नोट्स को लेकर। सो हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 पार्ट आता है, एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा स्पीड थोड़ा तेज़ लग रहा होगा या फिर थोड़ा धीमे लग रहा होगा। जिसे तेज़ लग रहा है वो YouTube ऑप्शन पे जाकर उसे धीमा कर सकता है इंटू 0.5 या इंटू 0.75 पर, या फिर जिसे धीमा लग रहा है वो तेज़ कर सकता है 1.5 या 2 पे, ठीक है। तो अब ये 2 पार्ट्स हैं हमारे, 2 डिविजन्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 डिविजन्स हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? फ्लूइड स्टैटिक्स यानी कि रुका हुआ, स्टैग्नेंट। जब पानी रुका हुआ हो और उसका हम स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंडर आएगा? फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। लेकिन पानी जब मूव कर रहा है, पानी बह रहा है, फ्लोइंग वाटर या फ्लोइंग लिक्विड का जब स्टडी कर रहे हैं तो वो आ जाएगा फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। जब फ्लूइड हमारा रेस्ट पर होता है यानी वेलोसिटी उसका 0 होता है, उस समय स्टडी को बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब हमारा फ्लूइड मोशन में होता है, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज नोन एज फ्लूइड डायनेमिक्स मोशन। ओके, तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल में फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में, फिर फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स, जो हमारा मैनोमीटर है,
जो कि प्रेशर को नापता है, प्रेशर कितना है किसी पाइप में, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे वहाँ पर फ्लूइड डायनेमिक्स की बात नहीं होती है। फ्लूइड डायनेमिक्स की बात आगे के लेक्चर्स में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की। ओके, फ्लूइड स्टैटिक्स समझने से पहले मैं आपको दो प्रिंसिपल देना चाहूँगा, जिसकी वजह से आगे का काम काफ़ी इजी हो जाएगा। वो दो प्रिंसिपल क्या है? दो प्रिंसिपल आप हमेशा याद रखिएगा कि एक बीकर में सपोज करिए पानी रखा है, ठीक है, एक बर्तन में पानी रखा है, तो उस बर्तन के अंदर पानी के किसी भी एक मॉलिक्यूल को आप उठा लीजिए, उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ से जो उस मॉलिक्यूल पर प्रेशर लग रहा है वो हर डायरेक्शन में बराबर होगा। डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा कंटेनर है सपोज करिए, ठीक है, ये कंटेनर यानी बर्तन ले लिया हमने, इसमें भर दिया है पानी। भैया इसमें हमने पानी भर दिया, पानी या फिर कोई भी लिक्विड है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स का पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे हर तरफ से फोर्स लग रहा है, हर तरफ से दबाव पड़ रहा है, इसके ऊपर भी लिक्विड है, दाएं और बाएं नीचे हर तरफ दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। तो जो बल लग रहा है इसके ऊपर, जो बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है चारों दिशाओं से, हर दिशाओं से, वो बराबर होगा। पहला प्रिंसिपल ये कहता है। पहला प्रिंसिपल समझ लिया आप, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पे। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है, एक लेवल पर अगर दो मॉलिक्यूल्स एक ही लेवल पर है तो दोनों मॉलिक्यूल पर प्रेशर बराबर होगा। दोनों मॉलिक्यूल्स का अगर हाइट सेम है तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर जो लग रहा है वो बराबर होगा। इस तरह समझिए, जैसे ये बीकर है, एक मॉलिक्यूल तो मान लीजिए यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या इन दोनों मॉलिक्यूल पर प्रेशर बराबर होगा? आप बोलेंगे, आपको बोलना चाहिए नहीं, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है वो पतला है तो दबाव कम होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो लिक्विड का दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है तो दबाव ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो दबाव बढ़ते जाता है। आप में से अगर किसी ने स्विमिंग किया है तो जब डाइविंग करते हैं, डाइविंग करने के बाद अंडर वाटर जाते हैं, तो जितना आप अंदर जाएंगे पानी के उतना ज़्यादा दबाव बढ़ता है। इसी वजह से एक लेवल के बाद डाइवर्स जो होते हैं वो नीचे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है वो झेल नहीं पाता और डेथ हो सकती है इनफैक्ट। इसी वजह से डाइविंग सूट्स प्रॉपर तरीके के पहन के जाना चाहिए। अब पॉइंट क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सेकंड पॉइंट में, कि अगर दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों पर प्रेशर बराबर होगा, इन दोनों पर प्रेशर बराबर होगा। एक और डायग्राम से समझते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग एक यूट्यूब मैनोमीटर लेते हैं, मैनोमीटर नहीं, एक ग्लास का यूट्यूब ले लेते हैं बस, मान लीजिए ये ग्लास का एक यूट्यूब है, ठीक है। ये ग्लास था जिसको लंबा सा ग्लास, खाली ग्लास था, ठीक है, उसको मैंने मोड़ के ऐसे यू शेप में कर दिया, सिंपल से। इसमें मैंने एक लिक्विड भर दिया, सपोज करिए लिक्विड भर दिया मैंने, ठीक है। ये लिक्विड मैंने इस यू शेप्ड वेसल में भर दिया। तो क्या बात है कि अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूं और वो दोनों पॉइंट्स अगर सेम हाइट पर हैं, जैसे कि ये इस बेस से इसका भी हाइट h है, इसका भी हाइट h है, तो इन दोनों पॉइंट A और B पर प्रेशर सेम होगा, यानी PA इज इक्वल टू PP। उसी तरह से अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, मान लीजिए C और D दोनों सेम हाइट पर है अगर, तो प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ D होगा। बशर्ते पॉइंट ये होना चाहिए, कंडीशन यहाँ पर ये है, ये प्रिंसिपल तब काम करेगा जब जिन दो पॉइंट्स को आप कंपेयर कर रहे हैं प्रेशर को, वो दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, ये दोनों आपस में नीचे से कनेक्ट हो रहे हैं। वही अगर मैं नीचे का पार्ट हटा दूँ, ये एक अलग लिक्विड है, ये एक अलग लिक्विड है,
तब हम पी ए इक्वल टू पी बी नहीं कह सकते, भले ही इन दोनों का हाइट सेम क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है आगे का टॉपिक समझने के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन को मैंने ऐसे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी लिक्विड के जो लेयर्स हैं उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा ये कैसे पता है। जैसे कि ये हमारा एक कंटेनर है, वापस से कंटेनर लेते हैं। ठीक है, ये कंटेनर है हमारा, इसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, भाई लिक्विड भरा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग पॉइंट पर अगर दोनों अलग हाइट पर हैं तो प्रेशर डिफरेंट होगा। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट को 1 ले लेते हैं, इस पॉइंट को 2 ले लेते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर का डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे आप। ये एक अलग लेयर है लिक्विड का, ये एक अलग लेयर है लिक्विड का, दोनों में प्रेशर कैसे बताएंगे आप। तो इसको जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है। उस फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्वेश्चन में ये हाइट दिया होगा। मान लीजिए ये h1 है, ये h2 है, यानी कि सरफेस, लिक्विड के सरफेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस h1 है, पॉइंट 1 का, और पॉइंट 2 का डिस्टेंस लिक्विड के सरफेस से h2 है। तो जो चेंज इन प्रेशर या फिर डिफरेंस इन प्रेशर होगा वो कहलाएगा रो जी डेल्टा एच। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी, डेल्टा एच क्या होगा, यानी चेंज इन एच, दोनों हाइट में डिफरेंस, तो h2 माइनस h1। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, यहां पर रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या है, ये है एक्सेलरेशन, मैंने शॉर्ट में एक्सेलरेशन लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और h आप जान रहे हैं, हाइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं, जो हाइट लेते हैं बहुत बार वो बेस से ले लेते हैं, ये बेस से ले लेते हैं, गलत। आपको हाइट लेना है हमेशा सरफेस से, जो h1 हाइट होगा वो भी सरफेस से लेंगे, आप h2 हाइट वो भी सरफेस से लेंगे। ठीक है, भले ही बहुत बार कोइंसिडेंस होता है कि सही हो जाता है बेस से लेने पर भी, लेकिन आप हमेशा सरफेस से लिया करिए, आप कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है हमारे पास कि ये आया कहाँ से। फॉर्मूला तो आप लगा लेंगे, याद रखिएगा, डेल्टा पी इक्वल टू रो जी डेल्टा एच। रो जी एच याद है ना आपको, प्रेशर निकालने के लिए रो जी एच, तो बस रो जी डेल्टा एच, यानी हाइट डिफरेंस कितना है वो आपको लेना है। ठीक है, सो अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं नोट किया है तो नोट्स आपके पास मैंने प्रोवाइड कर दिया है पीडीएफ के फॉर्म में। आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन फॉर किसके लिए, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच के लिए। इसके लिए हम वापस से एक छोटा सा कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पर कि जगह बच जाए डेरिवेशन के लिए। इसमें हम लिक्विड भी भर देते हैं। ठीक, ओके। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक फॉर्मूला जान लीजिएगा, वो है प्रेशर और फोर्स का रिलेशनशिप। वो क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? आप ऐसे मैक्सिमम लोग जान रहे होंगे, शायद कुछ बच्चे होंगे जो बदमाश बच्चे होंगे नहीं जान रहे होंगे। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इधर आ गया, इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे, ये वाला ध्यान रखिएगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं। ठीक, अब होता क्या है ना कि जो हमारे आसपास हवा है, हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर एक बल लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप नाम तो सुने होंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 atm या फिर 760 mm ऑफ Hg, यानी पारा का 760 mm हाइट। ठीक है, तो अब जो हमारा ये कंटेनर है ना, ये खुला हुआ है, तो इसके आसपास यहाँ पर एयर है, तो एयर जो है ना हमारा एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है, तो एटमॉस्फेयर भी उसके ऊपर बल लगा रहा है। वो बल लगा रहा है, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं इस एरो से। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। इस एरो से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट कर दे रहे हैं, उसको हम लोग लिख दे रहे हैं PS, P स्मॉल में S। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 0.1, ये 0.2। लेटर्स छोटे तो नहीं है ना, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब क्या है कि जो ये हमारा पॉइंट है 1, इस पॉइंट पर हर एक मॉलिक्यूल जो है, राइट में मॉलिक्यूल है, लेफ्ट में मॉलिक्यूल है, ऊपर है, नीचे है, हर तरफ से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दबाव बन रहा है। उस दबाव का ये लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस पॉइंट पर जो दबाव बन रहा है, तो दाएं और बाएं से जो दबाव बन रहा है वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर होगा। आप मुझे यहाँ से खींचिए और यहाँ से खींचिए, तो हम बीच में ही रहेंगे ना, दबाव तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग साइड वाले दबाव की बात नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे वाले दबाव की बात करेंगे। आप ही सोचिए कि पॉइंट 1 पर दबाव कहाँ कहाँ से पड़ रहा होगा। एक तो जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर PS आ रहा है वो, साथ ही साथ इस पॉइंट 1 के ऊपर जो ये लिक्विड कॉलम है, वो भी एक दबाव, उसकी वेट की वजह से इस पॉइंट 1 पे दबाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक को मैंने शॉर्ट में ATM में लिखा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये दबाव पड़ रहा है, साथ ही साथ ये इस लिक्विड कॉलम का वेट ऑफ अबव लिक्विड कॉलम। राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्स ऑन 1 कैसे, ठीक है, अब फोर्स का मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इनटू एरिया। इसमें तो एरिया दिया ही नहीं है, मान लेते हैं एरिया इसका S है। एरिया निकालने में क्या जाता है, बीकर है, डायमीटर निकाले, फिर रेडियस निकाले, πr² लगा दिया, हमारे पास एरिया आ गया। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है इसका एरिया इज इक्वल टू S, एरिया को S दिया हुआ है मान लीजिए। तो P1 पे जो प्रेशर लग रहा है उसको P1 ले लें, P1 मान लेते हैं, P1 प्रेशर को। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया क्या है, S है। हमको आई होप आप ये समझ चुके हैं ना कि फोर्स ऑन 1 मतलब प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इक्वल टू प्रेशर, यानी कि 1 पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम P1 मान ले रहे हैं, और जो इस कंटेनर का बेस का एरिया है उसको S ले रहे हैं, S। ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू P1 इंटू S इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो PS है, इसके वजह से जो बल लग रहा है, तो वो प्रेशर इंटू एरिया होगा। प्रेशर है PS इंटू एरिया है S, प्लस वेट ऑफ अबव लिक्विड कॉलम। किस लिक्विड कॉलम की बात कर रहा है ये आप समझ पा रहे हैं, इस लिक्विड कॉलम की बात कर रहा है। ये जो हमारा लिक्विड कॉलम है ना, ये लिक्विड कॉलम इस पॉइंट 1 पे कितना प्रेशर लगा रहा है। तो वेट क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वापस इसको लिखते हैं P1 इंटू S इज इक्वल टू PS
इंटू कैपिटल एस प्लस मास। मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मालूम है आपको ना, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग रो लेके चलते हैं हमेशा, डेंसिटी को रो लेके चलते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया को हम लोग, एस तो है हमारे पास, एस है हमारे पास, हाइट हमारे पास इसका यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है, इसको इस हाइट को लेके चलते हैं h1 और इस हाइट को लेकर चलते हैं h2। यानी सरफेस से 0.1 तक का हाइट h1 है, सरफेस से 0.2 तक का हाइट h2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा वापस से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एरिया s इंटू हाइट h1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि s टर्म जो है हर जगह कॉमन है एरिया, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसको काट देते हैं यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से करता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये P1 इंटू एस है, यहाँ पर s कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो s कॉमन लूँगा तो PS बचेगा प्लस रो जी H1 बचेगा। ठीक, अब इस ये जो s कॉमन है ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ P1 इज इक्वल टू PS प्लस रो जी H1। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया कि फर्स्ट पॉइंट पर, पहले पॉइंट पर हमारा प्रेशर कितना आया है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PS प्लस रो जी H1 के बराबर। ठीक है, उसी तरह सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे पॉइंट 2 के लिए। तो पॉइंट 2 पर प्रेशर कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारा ये लिक्विड कॉलम है, ये इतना बड़ा, इतना बड़ा लिक्विड कॉलम इस पॉइंट पर जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो उसमें सब कुछ डेरिवेशन करने के बाद जो हमारा फोर्स आएगा, फोर्स ऑन टू ये निकालेंगे हम लोग, तो उसका इक्वेशन आ जाएगा P2 इज इक्वल टू PS सेम रहेगा, कॉमन है, प्लस रो जी H2 आ जाएगा। बस H1 के जगह, जो H1 के जगह H2 आ जाएगा इस बार। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों पॉइंट पे प्रेशर का इक्वेशन आ चुका है कि पॉइंट 1 पर प्रेशर कितना होगा, पॉइंट 2 पर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है चेंज इन प्रेशर यानी डेल्टा P। डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 जब आप करेंगे तो PS कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। P2 का ले लेते हैं यहाँ पर, प्लस रो जी H2 माइनस P1 क्या है हमारे पास? PS प्लस रो जी H1। ठीक है, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, PS प्लस रो जी H2 माइनस PS माइनस रो जी H1। अब PS प्लस PS माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास रो जी H2 माइनस रो जी H1। रो जी कॉमन ले लें, यहाँ पर रो जी यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा H2 माइनस H1। ये क्या है? P2 माइनस P1 डेल्टा P। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गया। वही इक्वेशन है जो हमें डिराइव करना था, डेल्टा P इक्वल टू रो जी डेल्टा H यानी H2 माइनस H1। तो यहाँ पर हमारा इसका डेरिवेशन हो गया है, इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, इसको मैं हटा दे रहा हूँ अब। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? डेरिवेशन हो गया इसका, जहाँ तक मुझे याद है। अब हमें मैनोमीटर पढ़ना है।
ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अप विथ मैनोमीटर्स। मैनोमीटर क्या है? प्रेशर को नापने का इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन, उसको बोलते हैं मैनोमीटर। तो आप इंग्लिश में एग्जाम में लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी में मैंने बता दिया। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर एट अ पॉइंट और बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज मैनोमीटर। मैनोमीटर के टाइप्स भी होते हैं, 3 टाइप के मैनोमीटर्स हमें पढ़ना है। कौन कौन से हैं? सिंपल मैनोमीटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, और तीसरा होता है इंक्लाइंड मैनोमीटर। ठीक है, ये 3 टाइप के मैनोमीटर्स हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है, हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमें समझ में आता रहेगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल मैनोमीटर से। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल मैनोमीटर। अब ये होता क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक लंबा ग्लास ट्यूब ले लीजिए, उसको घुमा के एकदम यू शेप में बना लीजिए। इस तरीके का यू शेप में एक ग्लास रॉड रहेगा, रॉड नहीं, ग्लास, हॉलो ग्लास सिलेंडर रहेगा इस तरीके का। ये इस तरीके का ये हो गया हमारा हॉलो ग्लास कर्व्ड सिलेंडर, यू शेप्ड सिलेंडर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल है। एक यू शेप्ड ग्लास सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम लोग एक हाई डेंसिटी का लिक्विड डाल देते हैं। हाई डेंसिटी लिक्विड में क्या क्या आ सकता है? कौन सा लिक्विड? मरकरी, सही सोच रहे हैं आप, जो कि थर्मोमीटर में भी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पारा बोलते हैं। तो हम लोग इसमें मरकरी डाल देते हैं। मरकरी जब डालेंगे ना तो आके यहाँ पर फिल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये मरकरी यानी कि पारा इसमें फिल हो चुका है। अब होता क्या है, काम कैसे करता है? तो सिंपल मैनोमीटर है ना, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हमें प्रेशर निकाल के देता है, उस पॉइंट पर प्रेशर कितना है। ठीक है, कैसे काम करता है? सपोज करिए ये मेरा कोई फैक्ट्री है, उसका ये एक पाइपलाइन गया हुआ है। ठीक है, ये पाइपलाइन गया हुआ है, इसमें से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसमें से लिक्विड जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है। अब आपको मैंने काम दे दिया कि जाओ इस पॉइंट पर तुम मुझे प्रेशर निकाल के बताओ कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है। तुमने बोला कि यार कैसे मैं निकालूंगा? तो आप क्या करोगे, आप इसको उठाओगे, यहाँ पे लगा दोगे। इसका एक सिरा जो है ना इससे टच में होगा, मतलब इसके अंदर जाएगा, एक सिरा बाहर की तरफ रहेगा, हवा में रहेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे लगा दोगे, एक यहाँ ऐसे लग गया। ठीक है, अब होगा क्या, इसके अंदर यहाँ मरकरी फील्ड है, तो यहाँ पर हवा भरा हुआ है, यहाँ पर हवा है और यहाँ पर वो लिक्विड है। ये लिक्विड जो है ना यहाँ के हवा पे दबाव बनाएगी। ये जब हवा पे दबाव बनाएगी तो हवा जो है इस मरकरी को ढकेलेगा। जब मरकरी को ढकेलेगा तो ये वाला मरकरी, ये लेवल तो नीचे जाएगा, लेकिन उसके वजह से ये लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का सीन होगा। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं इस तरीके का सीन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जो ये हाइट डिफरेंस आएगा इन दोनों
मेनिस्कस में जो हाइट डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग नापते हैं, उसी को h मानकर नापते हैं कि कितना हाइट आया है, फिर फॉर्मूला लगा देते हैं रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। आंसर आ गया प्रेशर कि लो भाई प्रेशर यहाँ पर रो जी एच है, एच का वैल्यू था हमारे पास, डेंसिटी रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का डेंसिटी, और जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वैल्यू डाला, आंसर आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम लोग मैनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया, प्रिंसिपल भी समझ लिए, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे निकालने हैं, बस सिंपल से फॉर्मूला लगाना है और किस तरीके से कहाँ पर उस पाइपलाइन में प्लेस करना है। अब जो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने बताया कि प्रेशर निकालने के लिए रो जी एच फॉर्मूला लगाओगे आप, वो आया तो आया कैसे। अब सवाल ये उठ जाएगा और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दी जाएगा कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द सिंपल मैनोमीटर, तो आप क्या करोगे। इस वजह से अभी आप मेरा लेक्चर अच्छे से पढ़ लो। आइए हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन, सिंपल मैनोमीटर के इक्वेशन का डेरिवेशन। डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ सिंपल मैनोमीटर फॉर प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। किसमें, सिंपल मैनोमीटर में, सिंपल मैनोमीटर। हेडिंग लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले सिंपल मैनोमीटर का, उसमें लेबलिंग करके फिर समझेंगे किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। ओके देखिए, एक थोड़ा लंबा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैं मरकरी का वो स्टेट दिखाने जा रहा हूँ जब इस पर प्रेशर लग रहा है डिफरेंट, तो यहाँ पर एक लेवल का हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। ये लाल लाल क्या है, मरकरी है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा, PARA। खैर ये तो इंग्लिश हो गया। ठीक है, ये मरकरी हो गया, भर दिया मैंने यहाँ पे। ये हाई डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो मान लीजिए P1 है, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो मान लीजिए P2 है। ठीक है, ये P1 प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, ये P2 प्रेशर लग रहा है। क्योंकि P1 प्रेशर P2 से ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा धक्का दे पा रहा है। ये ऊपर उड़ गया, ये नीचे चला गया। यहाँ पर हवा भरा है, या फिर अब हवा को, या फिर हवा की जगह दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। बहुत सारे मैनोमीटर्स में दूसरे लिक्विड भी होते हैं, उसको मैं ब्लू से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे। उसका डेंसिटी भी तो ध्यान रखना होगा। मैं इसी हाइट तक लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा लिक्विड A है, मान लीजिए लिक्विड A, जिसका डेंसिटी रो A है। क्या है, रो A। ये हमारा लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड B है, लिक्विड B, जिसका डेंसिटी रो B यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब मैं ना क्या करता हूँ कि इसका हाइट लिख देता हूँ। ये जो क्या है कि ये दोनों लिक्विड्स जो है ना, यहाँ पे एयर होगा और मरकरी, या फिर कोई और लिक्विड है और ये मरकरी, ये आपस में मिलते नहीं कभी, ये इमिसिबल होते हैं। इसी वजह से इनका कलर भी डिफरेंस होता है। साथ ही साथ इनका जो ये साफ इनका इंटरफेस समझ में आता है कि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मार्किंग कर लेते हैं, इस इंटरफेस को। मान लीजिए इसको, इस पॉइंट को 3 डाल दे रहा हूँ मैं, इसको 4 डाल दे रहा हूँ। P1 P2 ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। ठीक है,
हम ये जानते हैं कि एक ही लेवल पर, एक ही हाइट पर अगर लिक्विड हमारा जुड़ा हुआ है तो एक ही हाइट पर हमारा प्रेशर बराबर होता है। तो इस हाइट पर से 0.3 है, मान लीजिए इसको 0.5 बोल दे रहा हूँ मैं। प्रेशर एट 0.3 इज विल बी इक्वल टू प्रेशर एट 0.5। नाउ लेट्स डिराइव द इक्वेशन। हाँ, इसको हाइट भी ले लेते हैं। ये मान लीजिए m है, ये मान लीजिए r है। इस पॉइंट, यहाँ से सरफेस से लेकर यहाँ तक का पॉइंट हाइट m है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का r है। सो प्रेशर एट 0.3 विल बी इक्वल टू 0.3 पर प्रेशर कितना होगा आप बताइए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो हम दोनों तो किस आर्म से देखें, इस आर्म से देखें कि इस आर्म से देखें, समझ नहीं आ रहा। आप दोनों आर्म से देखिए, पहले इस आर्म से देख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर एट 0.3 फ्रॉम दिस आर्म। अब इस आर्म में देखेंगे, आप ये जानते, मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी लिक्विड कॉलम में किसी डेप्थ पर, इस डेप्थ पर जो प्रेशर होगा वो होता है रो जी एच। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हमारा कितना डेप्थ है, ठीक है। 0.3 पर प्रेशर देखेंगे आप, एक तो हमारा P1 लग रहा है प्रेशर, P1 ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, साथ ही साथ इस लिक्विड कॉलम का वेट। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिखेंगे P1 प्लस रो, डेंसिटी किसका लेंगे, बी वाले का, इस लिक्विड कॉलम की बात कर रहे हैं, रो बी, रो जी एच, एच यानी कि पूरा हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है, m प्लस आर, m प्लस आर, ठीक है। एक तो मैंने इस आर्म से देख लिया, इस आर्म से हमारा प्रेशर इतना आ रहा है 0.3 पर। अगर हम प्रेशर एट 0.5 की बात करेंगे, प्रेशर एट 0.5 पर देखिए, एक तो P2 के वजह से प्रेशर आ रहा है, P2 जो हमारा दबाव लगा रहा है, यानी एटमॉस्फेयर होगा, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। साथ ही साथ जो ये हमारा लिक्विड कॉलम है ब्लू वाला, उसके वजह से जो दबाव लग रहा है, साथ ही साथ जो हमारा ये लिक्विड कॉलम है रेड वाला, यहाँ से यहाँ तक का, उसके वजह से तो दबाव लग रहा है। इन तीनों को दबाव को वहाँ लिखना होगा, आइए लिखते हैं। 0.5 पर प्रेशर क्या क्या हो जाएगा, P2 प्लस इसका डेंसिटी क्या है, ये लिक्विड बी है हमारा, ब्लू वाला लिक्विड बी है, इसका डेंसिटी रो बी है, रो बी इंटू जी, इस ब्लू वाले लिक्विड का हाइट m है, m प्लस इस लिक्विड कॉलम का यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिक्विड कॉलम का डेंसिटी क्या है, इस रेड वाले का रो ए है, रो ए इंटू जी इंटू हाइट कितना r है इसका, r। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आप बोलेंगे सर कैसे बताएं, आपको कमेंट करके बताएं। देखिए तो पॉइंट, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब सिंपल जो हमने पहले डिराइव किया था फॉर्मूलास, वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। किसी भी लिक्विड कॉलम में किसी पॉइंट पर प्रेशर होता है रो जी एच, वही हमने लगा के यहाँ पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट 0.3 एंड 0.4 निकाल दिया है। अब जो कि हमारा, मैंने आपको दो प्रिंसिपल बताए थे, उसमें दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ होगा कि सेम हाइट पर जो पॉइंट्स हैं उनमें प्रेशर बराबर होगा। तो P3 इज इक्वल टू P5, प्रेशर एट 0.3 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट 0.5, ठीक है। तो बोथ पॉइंट्स विल बी इक्वल, P3 इज इक्वल टू P5। सो यहाँ लिख देते हैं, P3 का वैल्यू कितना है, P1। अब बस वैल्यू डालना है, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। P1 प्लस रो बी इंटू जी इंटू एम प्लस आर इज इक्वल टू P2 प्लस रो बी इंटू जी एम प्लस रो ए जी आर। अब जो m प्लस आर है इसको स्प्लिट कर दीजिए, P1 प्लस रो बी जी एम प्लस रो बी जी आर इज इक्वल टू P2 प्लस रो बी जी एम प्लस रो ए जी आर। ओके, अब रो बी जी एम को काटना होगा हमें, रो बी जी एम कट गया, ठीक। अब क्या है,
अब हमें P1 P2 को एक तरफ ले लूँगा, इन दोनों टर्म को एक तरफ ले लूँगा, तो क्या किया जाए, P1 माइनस P2 किया जाए कि P2 माइनस P1 किया जाए। जो बड़ा है, यहाँ से P1 बड़ा है तो P1 माइनस P2 करते हैं, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो ए जी आर माइनस रो बी जी आर। P1 माइनस P2 को डेल्टा P लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर। जी आर को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा रो ए माइनस रो बी। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, जी आर डेल्टा रो जी आर। ये हमारा इक्वेशन डिराइव हो गया, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, ये हमारा सबसे जनरल इक्वेशन है। अब हो क्या सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा दूसरा लिक्विड है, जो हम लोग एक और गैस को लिक्विड मान के चल रहे हैं, तो इसका डेंसिटी हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा रो की जगह सिर्फ रो आ जाएगा, यानी इस लिक्विड का डेंसिटी जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेशर की बात करेंगे तो डेल्टा चेंज इन प्रेशर, तो वहाँ से हमारा चेंज इन प्रेशर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन जो है डिराइव हो गया कि हमारा मैनोमीटर का जो इक्वेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी डेल्टा रो जी आर, ये कैसे आया, ये हमारा डिराइव हो चुका है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नहीं सॉरी, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, आई एम सॉरी। अब ये पार्ट जो है ना, इसमें अभी हमने सिंपल मैनोमीटर ख़त्म कर दिया। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले, ये जो इक्वेशन इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें मैंने अलग तरीके से डिराइव किया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा सिंपल मैनोमीटर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी दो टॉपिक्स बच रहे हैं, वो है डिफरेंशियल मैनोमीटर और है हमारा इंक्लाइंड मैनोमीटर। वो सिंपल कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस उसका इंट्रोडक्शन जानना है, कैसे काम कर रहा है। प्रिंसिपल सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस डिज़ाइन इक्विपमेंट से अलग है, बाकी प्रिंसिपल सब कुछ सेम है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसका डिज़ाइन ना कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर कुछ और मशीनरी भी होती हैं, ठीक है। इसमें भी वही मर्करी लिक्विड होता है और साथ में तो कुछ और लिक्विड्स भी होते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये समझना है हमें कि सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर में डिफरेंस क्या है। सिंपल मैनोमीटर जो था वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रेशर बता रहा था कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, लेकिन जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये प्रेशर डिफरेंस को बताएगा कि हमारे पास दो पाइपलाइन गई हुई है मेरे इंडस्ट्री में, एक पाइपलाइन ये है, एक पाइपलाइन ये है, तो हम मैनोमीटर को डिफरेंशियल मैनोमीटर को दोनों से कनेक्ट कर देंगे और दोनों पाइपलाइन में डिफरेंस क्या है वो बता सकते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारा सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर में डिफरेंस क्या है। सपोज करिए ये हमारा पाइपलाइन गया हुआ है, ठीक है, कंपनी का, इसमें कोई फार्मास्यूटिकल लिक्विड जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है ऐसे। अब मैंने बोला कि यहाँ पर प्रेशर बताओ, आप क्या करोगे, सिंपल मैनोमीटर लगाओगे, उसका एक एंड यहाँ लगाओगे, एक एंड यहाँ लगाओगे, एक एंड ओपन रहेगा, एक एंड जो है इसमें खुलेगा, तो आप बता दोगे कि हमारा प्रेशर क्या है इस पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक और पाइप है जिसमें दूसरा प्रेशर है, यहाँ पर P1 प्रेशर था, यहाँ पर P2 प्रेशर है, अब मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों पाइप में प्रेशर डिफरेंस क्या है, तो उस केस में आप सिंपल मैनोमीटर यूज़ नहीं करोगे, आप यूज़ करोगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। और वो कैसे सेटअप करते हैं यहाँ पे, वो देख लो आप। उस केस में हम क्या करेंगे,
ठीक है, इस तरीके से जॉइन करेंगे। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है, तो दोनों P1 कैलकुलेट करेगा, P2 कैलकुलेट करेगा, दोनों प्रेशर का डिफरेंस बता देगा कि P1 माइनस P2 का वैल्यू कितना है। इस केस में हम लोग सिंपल मैनोमीटर यूज़ नहीं कर सकते थे, इस वजह से डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो एंड यू कैन राइट इन द इजी वे दैट अ सिंपल मैनोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट और equate the pressure at a single point, while when we talk about differential manometer is used to calculate the pressure difference. It is used to calculate the pressure difference between 2 points. It may be between 2 different pipelines also, or between in the same pipeline. तो ये बात हो गई हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर की, कुछ नहीं था इसमें। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट। हाँ, एक चीज़ और, इसका जो प्रिंसिपल अगर पूछता है कैसे काम कर रहा है, तो सेम सिंपल मैनोमीटर का प्रिंसिपल आप छाप दीजिएगा, सेम टू सेम है, उसी तरह काम करता है ये। वही मरकरी भरा होता है, वही हमारा प्रेशर आता है तो आगे ऊपर जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इंक्लाइंड मैनोमीटर। ये लास्ट टॉपिक है, इस बार कंफ्यूज नहीं होऊंगा मैं ठीक है। देखिए, इंक्लाइन मैनोमीटर का पहले आप स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पर भी लिक्विड भरा होता है, अब जब हमारे पास सिंपल मैनोमीटर था ही, डिफरेंशियल मैनोमीटर था ही, तो इसको क्यों यूज़ कर रहे थे, क्या ज़रूरत पड़ी। जो हमारा सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर था, ये बहुत ही स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये जो इंक्लाइन मैनोमीटर है, ये इट कैन इवन कैलकुलेट अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। दैट्स वाई इंक्लाइन मैनोमीटर इज यूज। द प्रिंसिपल इज दैट हियर इज़ अ वेरी थिन कैपिलरी, एक बहुत पतली पाइप होती है। तो क्या होता है कि इनफैक्ट अगर छोटा सा ही प्रेशर आएगा, तो यहाँ पर तो छोटा सा ही यहाँ पर जो कि वॉल्यूम ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर तो छोटा सा ही हाई डिफरेंस आएगा, लेकिन उसके वजह से, इस शिफ्टिंग के वजह से, यहाँ पर जो लिक्विड का शिफ्ट होगा वो कैपिलरी में ज़्यादा लेंथ कवर करेगा, ठीक है। स्मॉल हाइट एच डिफरेंस होने पर भी यहाँ पर जो कैपिलरी में लेंथ बढ़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये एक स्पेसिफिक एंगल पे सबटेंड होता है बेस से, वो मान लीजिए अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर जो ये लेंथ एल है, ये काफ़ी विजिबल इजी होगा, लेकिन जो ये स्मॉल हाइट एच होगा ये इजीली विजिबल नहीं होगा। इस वजह से हम लोग इंक्लाइन मैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। एक थिन कैपिलरी है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा कि हमारा स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर पाएगा। छोटा सा ही प्रेशर डिफरेंस होगा, लेकिन इस कैपिलरी में काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबा लेंथ कवर करेगा ये लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़, सेम प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा P1 है, यहाँ P2 है, ये दोनों डिफरेंट प्रेशर के सोर्स हैं, तो यहाँ पर P1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P2, इसी वजह से कैपिलरी राइज कर रहा है। तो ये इसका प्रिंसिपल था, इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जो मैंने हिंदी में समझाया है वैसे मैंने इंग्लिश में भी कह दिया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिंपल मैनोमीटर पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ ओवर होता है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।